जेठानी बनी ससुराल की मालकिन। कौशल्या और श्याम सुंदर हॉल में बैठे होते हैं, तभी घूंघट किए चेताली चाय लेकर आती है। मम्मी जी, पापा जी, चाय। चेताली बहू, यहाँ बैठ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने और तेरे ससुर जी ने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला मम्मी जी? तुझे इस घर की मालकिन बनाने का। बहू, तू घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल रही है, इसलिए आज से तू इस घर की नई मालकिन है। ये ले बहू, ये चाबियां। ससुराल की मालकिन बनकर चिताली बहुत खुश होती है और चाबी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। हाय, इस घर की मालकिन बनने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। मगर अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। इस घर में सिर्फ और सिर्फ चैताली की चलेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और चैताली कहती है, अरे मालकिन बनने का क्या कद्दू फायदा हुआ, बर्तन तो मुझे फिर भी घिसने पड़ रहे हैं। प्लस मैं ससुराल वालों की फरमाइश अलग ही है, इसमें अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। ये रोटियां बेल बेल कर मैं पूरी तरह पक चुकी हूँ, क्यों ना मैं देवरानी ले आऊं। चंट बहू अपने सास ससुर से देवर की शादी की बात करती है। सासू माँ, ससुर जी, प्रेम भैया 25 के हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अब हमें देवर जी की शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, और फिर कभी ना कभी तो हमें प्रेम की शादी करनी ही है। पूरा परिवार प्रेम की शादी के लिए लड़कियां ढूंढते हैं। कुछ दिनों बाद प्रेम की शादी टैनी से हो जाती है। आइए देवरानी जी, इस घर में आपका स्वागत है। इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। टैनी गृह प्रवेश करके अंदर आकर सास ससुर की आशीर्वाद देती है। तभी चैताली अपने पैर टैनी के आगे बढ़ाकर जेठानी होने का रौब जमाती है। देवरानी जी, तुम मेरे पैर छूना भूल गई। अपनी जेठानी के पैर छू ले छोटी बहू, वो तुझसे बड़ी है। जी माँ जी। चेताली, तुमने अपनी देवरानी से पैर तो छुआ ही लिए, कहो तो लगे हाथ पेंशन भी लगवा दूं। रवि को ऐसे हंसता देखकर चैताली गुस्से से उसे घूरती है। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। ये रहा आपका कमरा। कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए जल्दी उठना, घोड़े बेचकर देर तक सोती मत रह जाना। जेठानी के इस बर्ताव के बाद बेचारी देवरानी कहती है, ये जेठानी जी तो मुझ पर ऐसे हुक्म जता रही हैं जैसे कि ससुराल की मालकिन हो। अगली सुबह के 5 बजते ही देवरानी के दरवाजे पर खटखट होती है। क्या मुसीबत है, ये सुबह के 5 बजे दरवाजा कौन पीट रहा है? देवरानी जी, 5 बज गए हैं, जल्दी से नहा धोकर आ जाओ। भैंस की आंख, जब से आई हूँ इस चिंदी चोर जेठानी ने खून पी रखा है। बेचारी देवरानी आधे अधूरे नींद के साथ उठकर सारे घर का काम करती है। जेठानी जी, माँ जी नहीं आई? वही तो मुझे बताएंगी ना कि पहली रसोई में क्या बनाना है। मम्मी जी नहीं, बल्कि मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्या बनाना है। स्लैब पर सारा सामान रखा है। पहली रसोई में तुम्हें छोले पूरी, पुलाव, कढ़ी, चावल और खीर बनाना है। मगर मुझे खीर पसंद नहीं, इसलिए मेरे लिए हलवा बनाना। फ्रीज में गाजर रखी है, तुम्हारे पास 1 घंटा है। जेठानी जी, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या मैगी है जो 2 मिनट में बन जाएगी? इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे बनेगा? आवाज नीचे करके बात करो देवरानी जी। तुम जानती भी हो इस घर में क्या हैसियत है। मैं इस ससुराल की मालकिन हूँ। इस घर में बस चैताली का हुक्म चलता है। सो माय डियर देवरानी, अब मुझे घूरना बंद करके खाना बनाओ। जेठानी की ससुराल की मालकिन होने की बात से टैनी खाना बनाकर सभी को परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, खाना शुरू कीजिए। बस एक बार बड़ी बहू आ जाए। तभी अचानक चैताली ऐट में आकर मेज की मेन सीट पर बैठ जाती है और सभी खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, नहीं बहू, तूने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। भाग्यवान नई बहू को शगुन तो दो। बड़ी बहू, मैं सोच रही हूँ तिजोरी में जो 9 लाख का हार है वो नई बहू को शगुन में दिया जाए, कैसा रहेगा? मम्मी जी, आजकल छीना झपटी के बहुत से मामले हो रहे, इसलिए वो तिजोरी में ही ठीक है। तो क्या हम तुम्हारी देवरानी को कुछ नहीं देंगे? मम्मी जी, अब देवरानी जी को मैं शगुन दूं या आप, बात तो एक ही बराबर है। ये कहकर जेठानी एक सजा धजा लिफाफा देवरानी को दे देती है। मगर जब देवरानी लिफाफा खोलकर देखती है तो उसमें 21 रुपए होते हैं, जिसे देखकर टैनी गुस्से से चिढ़कर कहती है, ये जेठानी जी खुद को समझती क्या है? अरे ससुराल की मालकिन है तो कुछ भी करेंगी, ये तो बनियों से भी बड़ी कंजूस मक्खी चूस है। अरे आजकल तो 21 रुपए का प्रसाद भी 51 रुपए का हो गया है। काफी देर खुद में बड़बड़ाकर टैनी चुप हो जाती है। अब चैताली ससुराल की मालकिन होने के कारण देवरानी से सारा दिन काम करवाती है। इसी तरह 1 महीना हो जाता है। प्रेम, तेरी शादी को 1 महीना हो गया
और तू टैनी को लेकर हनीमून पर भी नहीं गया। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों हनीमून पर जाओ। चैताली, तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है, मगर बड़ी बहू इसमें हर्ज क्या है? मम्मी जी, ये मेरी दूर की सोच है। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में घूमने फिरने पर फिजूल खर्ची को बढ़ावा देना ठीक नहीं। बड़ी बहू बोल तो ठीक रही है। ये सुनकर टैनी गुस्से में बोलती है, अरे क्या खाक ठीक बोल रही है। जब देखो आप और माँ जी जेठानी जी की हाँ में हाँ मिलाते रहते, जैसे इस घर की मालकिन नहीं बल्कि मोगैम्बो हो, जिसे हर हालत में खुश करना हो। मैं नहीं मानती इन्हें मालकिन। छोटी बहू, तुम्हें अपनी जेठानी को मालकिन भी मानना पड़ेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगी, वरना चली जाओ अपने मायके। ससुराल वालों को जेठानी की इतनी तरफदारी करता देखकर टैनी माफी मांगती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना तो मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि जेठानी जी ने अपनी मक्खनबाजी भरी बातों से ना सारे के सारे ससुराल वालों को मुट्ठी में कर रखा है। मगर अब मैं भी सच जान कर रहूंगी कि ये तो बचत का राग अलापती रहती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। उस दिन से देवरानी अपनी मालकिन जेठानी पर आंखें गड़ाए नजर रखने लगती है और वो देखती है कि कमरे की खिड़की से एक पार्सल वाला वहां आता है। फाइनली मेरा पार्सल आ गया। इसके अंदर ऐसा भी क्या है जो जेठानी जी इतना थिरक रही हैं? जेठानी पार्सल खोलती है, अंदर से एक शॉर्ट गाउन निकलता है। वाह, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। इस घर की मालकिन होकर भी मुझे ये सारी चीजें चोरी छिपे मंगवानी पड़ती हैं, वरना अगर मम्मी जी को पता लग गया कि ये गाउन पूरे 50,000 की है तो उनका कलेजा मुंह को आ जाए। सभी सो गए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू पार्टी। ये कहकर चैताली रेडी होकर आधी रात को क्लब जाती है और खूब पैसे उड़ाती है। वहीं ससुराल वालों के सामने भोली भाली बहू बनकर रहती है। बस एक बार जेठानी जी की करामात का बिल मुझे मिल जाए, फिर मालकिन गिरी मैं इनकी छुड़वा कर रहूंगी। अपनी अय्याशी पर खुलकर खर्च करती है और मेरी बारी आते ही कंजूसी। देवरानी मौके का इंतजार करती है कि कब जेठानी कमरे से गायब हो, और उस दिन जब चैताली बाथरूम में नहाने घुसती है तो देवरानी को सारे बिल उसके पर्स में मिल जाते हैं, जिसे वह पूरे घर वालों को दिखा देती है। ये सब क्या है बड़ी बहू? हमने तुझे ससुराल की मालकिन इसलिए बनाया था क्योंकि हमें लगता था कि तू इस घर को अच्छे से संभाल लेगी, मगर तूने हमारी आंखों में धूल झोंकी। ससुर जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बंद कर ये ढोंग, तूने हमारा भरोसा तोड़ा है। तू इस घर की मालकिन बनना तो दूर, यहाँ रहने लायक भी नहीं है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माँ जी, वो पूरी गलत नहीं, जेठानी जी गलती बस इतनी सी है कि उन्होंने अपनी खुशी के लिए हमसे झूठ बोला। एक लड़की मायके में अपनी मर्जी की मालकिन होती, मगर जब वह लड़की बहू बनकर ससुराल आती है तो बस उसे इस घर की जिम्मेदारियां बताई जाती हैं। कोई उसे ये नहीं पूछता कि वो अपने साथ कितने सपने लेकर आई है। इसलिए जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। टैनी की बातों में भरी सच्चाई सुनकर सभी को ये एहसास होता है कि वो सही है, जिसके बाद सभी चैताली को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं, इसलिए कि चैताली को टैनी समझती है। अब वह उसे बहन जैसे रखने लगती है और दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये कहानी है अंजलि, मधु और काव्या, 3 सहेलियों की। तीनों बचपन से ही अच्छी सहेलियां थी। मधु बहुत ही गरीब घर से है और काव्या और अंजलि अमीर हैं। मगर ये अमीरी गरीबी तीनों सहेलियों के बीच नहीं आई। तीनों ने इस साल बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी थी। काव्या अंजलि से फोन पर बात कर रही होती है। अंजलि, तूने रिजल्ट चेक किया? क्या हम तीनों सहेलियों ने पूरे स्कूल में टॉप किया है? ओह वाओ, दैट इज द गुड न्यूज। लेकिन हम मधु को ये बात कैसे बताएंगे? उसके पास तो फोन ही नहीं है। एक काम कर, तू जल्दी से मेरे घर आ जा, फिर हम दोनों मधु के घर चलेंगे। थोड़ी देर में काव्या अंजलि के घर आ जाती है और दोनों सहेली गाड़ी में बैठकर साथ में मधु के घर आती हैं। मधु की माँ ममता हमेशा बीमार रहा करती थी। ऐसे में पेट पालने के लिए मधु का गरीब पिता हरीश, जो कि एक चपरासी था, जिसकी तनख्वाह महीने की महज 8,000 रुपए थी, वो घर खर्च चलाने में भी पूरा नहीं पड़ता था। मधु अपने घर की गरीब हालातों को अच्छी तरीके से समझती थी, इसीलिए वो कभी भी अपने पिता से कुछ भी नहीं कहती। मगर मधु की दोनों सहेलियां काव्या और अंजलि अक्सर मधु की मदद करती थी। मधु, दरवाजा खोल, हम हैं। काव्या, अंजलि, तुम दोनों यहाँ? हाँ मधु, हमारा रिजल्ट आ गया। तूने 12वीं में टॉप किया है। अब जल्दी से तू चल हमारे साथ। मधु जल्दी से उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में काव्या और अंजलि मधु को लेकर एक हाई फाई चाइनीज फूड के महंगे से रेस्टोरेंट में आती हैं। चलो उस वाले टेबल पर बैठते हैं।
तीनों सहेलियां टेबल पर बैठ जाती हैं और अंजलि मोमोज का ऑर्डर देती है। मधु, तुझे पता है इस रेस्टोरेंट में कुरकुरे मोमोज कमाल के हैं और पनीर मोमोज भी, इसीलिए हम तुझे यहाँ लाए हैं क्योंकि तुझे मोमोज बहुत पसंद है और हमें भी। मधु को मोमोज खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, बस इसीलिए अंजलि और काव्या मधु की खुशी के लिए अक्सर अपने पैसों से उसे मोमोज खिलाती थी। थोड़ी देर में ऑर्डर उनके टेबल पर आ जाता है और मधु बेधड़क होकर मोमोज खाने लगती है। वाह यार अंजलि, काव्या, ये मोमोज तो बहुत ही तीखे, चटपटे और मजेदार हैं। खाकर मजा ही आ गया। इतने टेस्टी मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए थे। ये ले एक एक मोमोज, अपनी दोनों सहेलियों के हाथों से भी खा ले। मधु को वहाँ के मोमोज इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो कुछ ही मिनटों में सारे मोमोज अकेले ही खा जाती है, जिसे देखकर अंजलि और मोमोज मंगवाती है। तभी दूसरी टेबल पर बैठी हुई शीना नाम की एक अमीर घमंडी लड़की मधु को इस तरह से मोमोज खाता देखकर उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, Look at this girl, guys. ये लड़की कैसी भूखी भिखारियों की तरह जल्दी जल्दी मोमोज खा रही है। लगता है आज से पहले इसने इतने महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाए ही नहीं है। जरा इसके कपड़े तो देखो, देखने में तो किसी गरीब घर की लगती है और ये दोनों लड़कियां अमीर हैं, तभी तो उनके पैसों से मुफ्त के मोमोज खा रही है। ये गरीब ना होते हैं ना, ऐसे अमीर लोगों को देखते नहीं कि बस उनके गले पड़ जाते हैं। उस लड़के की ये सारी बातें सुनकर गरीब मधु की आंखों में आंसू भर आते हैं। मधु को रोता हुआ देखकर काव्या अपनी टेबल से उठकर उस लड़की के पास जाकर कहती है, हाउ डेयर यू, व्हाट द हेल यू आर। हमारी सहेली के बारे में ऐसा बोलने वाली तुम हो कौन? तुम जैसी अमीर घमंडी लड़की को क्या पता कि दोस्ती अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होती, दिल देखकर होती है। चलो मधु। काव्या और अंजलि का दिल बहुत ही बड़ा होता है। साथ मिलकर मोमोज खाना उन तीनों सहेलियों के लिए सबसे यादगार और खुशियों भरा पल हुआ करता है। अब गुजरते समय के साथ तीनों सहेलियों के लिए रिश्ते आने लगते हैं। अंजलि और काव्या की शादी अमीर खानदान में हो गई। वहीं पैसे की तंगी और गरीबी के चलते हरीश ने अपनी बेटी मधु की शादी हरि गोविंद के बेटे अर्जुन के साथ कर दी। हर लड़की की तरह मधु भी अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर बहू बनकर अपनी ससुराल आ गई। मधु के ससुराल की माली हालत कुछ खास नहीं थी, बस ये था कि जैसे तैसे घर का गुजर बसर हो रहा था। नई बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जा। जी माँ जी। बहू, हमारे इस गरीब घर परिवार में तेरा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझना। ये तेरी ननंद पूजा है और ये तेरी जेठानी अनुराधा और ये मेरी पोती गुड्डी। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। मधु के ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उसके पति अर्जुन के कंधे पर थीं, क्योंकि हरि गोविंद अपने पैरों से लाचार थे। वो चल फिर नहीं सकते थे, इसीलिए घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी। इसीलिए अपनी ख्वाहिश को मारकर मधु ने खुद को अपने गरीब ससुराल में ढाल लिया। माँ जी, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, खाने में क्या बनाऊं? बहू, ये 50 रुपए रख और बाजार से थोड़ी सब्जी ले आ। ठीक है माँ जी। बहू जल्दी से थैला लेकर सब्जी लेने बाजार आ जाती हैं, जहाँ बाजार में मोमोज का ठेला लगा हुआ देख मधु को मोमोज खाने का बहुत मन करता है। मोमोज खाने का तो बहुत मन कर रहा है, मगर मेरे पास सिर्फ ये 50 रुपए हैं। नहीं, मैं इन्हें मोमोज खाने पर खर्च नहीं कर सकती। इससे मैं सब्जी खरीद कर ले आऊंगी और पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाएगा। ये कहकर मधु सब्जियां खरीदकर वापस घर लौट जाती है। पूरे रास्ते उस गरीब बहू की आंखों में अपनी दोनों सहेलियों के साथ खाए हुए मोमोज के यादगार लम्हे याद आते हैं। जैसे ही मधु घर पर आती है तो गुड्डी सब्जी के थैले में झांक कर देखते हुए कहती है, चाची चाची, आप मेरे लिए मोमोज नहीं लेकर आई? मैंने माँ को कहा था, चाची को कह दो वो मोमोज ले आएंगी। इस घर में बस गरीबों वाला खाना मिलता है और कुछ नहीं। गुड्डी, मेरी प्यारी पोती, ऐसे जिद नहीं करते, इधर आओ। हरि गोविंद जैसे जैसे गुड्डी का ध्यान भटकाते हैं, ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। जब कभी मधु बाजार गली में मोमोज वाले को देखती तो उसका मन मोमोज खाने के लिए ललच उठता।
मगर हर बार मधु मन मार कर रह जाती। एक दिन काव्या और अंजलि मधु से मिलने के लिए उसके ससुराल आती हैं। काव्या, मधु हमें देखकर कितनी खुश होगी ना। बस कुछ कदम और। शायद यही घर है, चल अंदर चलते हैं। दोनों सहेलियां अंदर जाती हैं, जहां मधु फटी पुरानी साड़ी पहने बैठी हुई गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। दोनों सहेलियों की महंगी साड़ी और कंधे पर पर्स लटकाए हुए देखकर पूजा पूछती है, जी कौन है आप दोनों, किससे मिलना है? जी हमें मधु से मिलना है। काव्या, अंजलि, तुम दोनों यहाँ? माँ जी, जेठानी जी, पूजा, ये दोनों मेरी सहेलियां हैं। ये सुनकर सभी उठ खड़े होते हैं। आओ बेटी, बैठो ना। मैं पानी लेकर आती हूँ। मधु भाभी, आप अपनी दोनों सहेलियों के पास बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मधु का गरीब ससुराल घर आई मधु की अमीर सहेलियों का अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर स्वागत करता है। अच्छा मधु, अभी हम चलते हैं, मगर हम फिर आएंगे। दोनों सहेलियां पूरे रास्ते मधु के बारे में ही बातें करती हैं। यार अंजलि, मधु के ससुराल वाले वैसे तो गरीब हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। मगर काव्या, तू तो जानती है ना, मधु को मोमोज खाना कितना पसंद था। मैंने सोचा था कि मधु की शादी तो कम से कम किसी अच्छे घर में हुई होगी, जहां उसे मोमोज खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मगर तूने देखा ना, शादी के बाद भी मधु को रूखा सूखा ही खाना पड़ रहा है। ये भी कोई जिंदगी है? पहले उसने मायके में गरीबी देखी और ससुराल में भी। क्यों ना हम उसके लिए मोमोज लेकर उसके ससुराल चले, वो बहुत खुश होगी। ये सही रहेगा। ठीक 2 दिन बाद दोनों सहेलियां मधु और उसके गरीब ससुराल वालों के लिए भी ढेर सारे मोमोज लेकर जाती हैं। अरे काव्या, अंजलि, तुम दोनों, और ये इसमें क्या है? इसमें है हमारी प्यारी सी सहेली मधु के मनपसंद मोमोज। वो भी क्या दिन थे ना मधु, जब हम तीनों सहेलियां एक साथ बिंदास होकर मोमोज खाती थी। आज फिर से वही जीते हैं। काव्या की इस बात पर मधु की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद तीनों सहेलियां और मधु के गरीब ससुराल वाले भी खुश होकर गरीब बहू की अमीर सहेलियों के लाए हुए मोमोज खाते हैं। काव्या, अंजलि, आज फिर एक बार तुम दोनों मुझे इतनी खुशी दी है ना कि थैंक यू सो मच। एक और चीज देना बाकी है, प्लीज ये पैसे तो रख ले और इससे तो मोमोज का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दे। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, मिर्च मसाले के मामले में तो तेरा हाथ बहुत ही नापातुला है। काव्या सही कह रही है मधु, और हम जानते हैं कि हमारी सहेली मधु सब कुछ कर सकती है। काव्या और अंजलि की बातें गरीब बहू मधु को हौसलों से भर देती है, जिसके बाद वो मोमोज का काम शुरू कर देती है और उसकी मेहनत और लगन के कारण उसके मोमोज के जादू हर किसी पर चल जाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे मधु के घर के हालात ठीक होने लगते हैं। अक्सर काव्या और अंजलि मधु के हाथों के मोमोज खाने के लिए वहां आया करती हैं।